हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह पेपर जो है 5/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर देखिए। ये जो है 9वां सेट है। इससे पहले हम लोग 8 सेट्स देख चुके हैं। यदि आप जो है वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बीजाणु। तो फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को बीजाणु कहा जाता है। ठीक है। मुख्य रूप से पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, ठीक है, दलपुंज और पुमंग और जयांग। देखिए फूल के प्रमुख कार्य हैं आपको पराग तथा अंडों का उत्पादन, परागन, ठीक है, निषेचन, बीज तथा फलों का विकास। फिर है कि बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को पुष्प का जो सहायक अंग कहते हैं। ठीक है। पुमंग तथा जयांग जो है, पुमंग तथा जयांग पुष्प के आवश्यक जनन अंग हैं। जयांग पौधों का मादा जननांग जो है, मादा जननांग है, जो एक या एक से अधिक जो स्त्री के सर का बना होता है। अंडाशय के भीतर बीजांड रहता है और बीजांड के भीतर जो है भ्रूण पोष, जिसमें मादा युग्मक होते हैं। नेक्स्ट फिर है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जिस प्रकार बिहार और झारखंड अलग अलग राज्य जो है बनने से पूर्व एक ही भू क्षेत्र का था, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश अलग अलग राज्य बनने से पूर्व एक ही भू क्षेत्र से संबंधित था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार जो है 4800 में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 80%। 20% की हानि होती है तो 100 - 20, 80% 4800 के बराबर है। तो कहता है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए यानी 120% का मान क्या होगा। तो 4800, ठीक है, बट्टा में होगा 80 गुना में 120, 10 से 10, 8 छक 48, 600 गुने 12 छक 7200, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कहता है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360। नेक्स्ट है कि स्पेनिश ला लीगा खिताब जो है 2019-20 किसने जीता है, बी ऑप्शन, तो रियल मैड्रिड FC। तो देखिए स्पेनिश ला लीगा खिताब 2019-20 रियल मैड्रिड FC ने जीता था। ठीक है। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने जो है कैडीज को हराकर ला लीगा 2023-24 और 36वां सीजन का खिताब जो है भी अपने नाम कर लिया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब की स्थापना 1902 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मैड्रिड फुटबॉल क्लब के रूप में की गई थी। ठीक है। ला लीगा जो है, ला लीगा स्पेन में एक पेशेवर पुरुष क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, कहता है कि एक जो है यदि एक परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि वे अपरिवर्तित रहें। तो प्रतिशत कमी बराबर होगा 25 का कर है वृद्धि तो 25/100 + 25 यानी 125 का गुना में 100, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, तो 20% यानी 6 का होगा बी। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया था। 7 का होगा सी ऑप्शन, 1957। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन 1957 में किया गया था। इसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को किया गया था। इस नाभिकीय रिएक्टर का नाम अप्सरा था। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम जो है लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है।
भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 22 अक्टूबर 2003 को हुआ था। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। परमाणु ईंधन परिसर का मुख्यालय जो है ये हैदराबाद में है। भारतीय यूरेनियम नियम का मुख्यालय जादूगोरा में है, जिसकी स्थापना 1967 में हुआ था। 8 नंबर देखिए, तो कहता है कि इस निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्लू हैं लेकिन तुरंत पहले के नहीं। तो यहाँ पे डी डब्लू होना चाहिए लेकिन पहले के नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डी डब्लू होना चाहिए लेकिन के नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर डी डब्लू के नहीं तो 1। फिर देखिए डी डब्लू होना चाहिए, डी डब्लू होना चाहिए पहले के नहीं, डी डब्लू है पहले के नहीं है तो 2 हो गया। फिर डी डब्लू है पहले के नहीं है तो 3 हो। यहाँ पे होगा बी ऑप्शन 8 का। नेक्स्ट 9 देखिए, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन 15 को जो है लिख सकते हैं साइन 45 साइन 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30, ठीक। और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन 45 माइनस 30 क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी। तो साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2, ठीक है। कोस 30 का मान जो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस फिर कोस 45 1/√2 फिर साइन 30 1/2 तो ये हो जाएगा √3/2 ठीक है। और माइनस का होगा 1/2 ठीक है। √3/2 और माइनस 1/2 यानी ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2 √3 माइनस 1/2 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है, 6/5 को दर्शाता है, ठीक है। तो 10 में यदि देखें तो 6/5 का मतलब क्या हुआ, तो 5 × 5, ठीक है। 5 × 5 5 × 10 यानी 1.2, तो 1.2 ये आर देख लीजिए। तो दी गई संख्या रेखा 1.2 आर को 1.2 आर दर्शाता है यानी फर्स्ट। नेक्स्ट 11 देखिए, कहता यदि एक परिमेय संख्या का हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है जहां n m जो है गैर जो है ऋणात्मक पूर्णांक है तो संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी ऑप्शन शांत हो जाएगा। क्या होगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है यदि किसी परिमेय संख्या के हर, ठीक है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर देखिए, 12 नंबर है इस तरह से है। तो कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन दाखिला संकाय लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शा, कुल छात्रों के कितने भाग ने कला संकाय में दाखिला लिया है, कुल छात्रों के कितने प्रतिशत भाग ने कला में जो है भाग लिए हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो कुल छात्रों की संख्या निकाल लीजिए, तो टोटल जो है ये हो जाएगा कुल छात्रों की संख्या 1200 प्लस 1000 प्लस 650 प्लस 650 प्लस 450 प्लस 300 टोटल को जोड़िएगा तो ये होगा 3600, ठीक। अब कला संकाय में छात्रों की संख्या कितना है 1200, तो कहता कला संकाय में दाखिला तो होगा 1200/3600 1/3 भाग। तो कितना लिया है 1/3 भाग यानी सी ऑप्शन। फिर कहता कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है 13 का डी ऑप्शन। तो LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप है लास्ट
इन फर्स्ट आउट, ठीक है। LAN इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। LLL इसका फुल फॉर्म होता है लोअर लेवल लैंग्वेज, ठीक है। LTE इसका जो होता है ये होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। LSD इसका जो होता है ये होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? सी ऑप्शन चीन। चीन जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को जो है किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी संस्था की स्थापना पर बल दिया गया जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बनाए रखे, ताकि ऐसी किसी घटना को भविष्य में न होने से रोका जा सके, ठीक है। ताकि ऐसी घटना को भविष्य में होने जाने से रोका जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को दो गुट में स्पष्ट रूप से बांटा गया, पूंजीवाद और समाजवाद, ठीक है। अब देखिए, वर्तमान में सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसके लिए जी ग्रुप 4 गठन भी किया गया। 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना किया गया। नेक्स्ट, फिर है कि कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? डी ऑप्शन, तो जलसाधर। तो सत्यजीत रे का प्रसिद्ध फिल्म जलसाधर, जिसमें जो है कुलीन तंत्र जमींदार प्रथा के पतन को बताया गया है। सत्यजीत रे 1947 ईस्वी में कलकत्ता फिल्म सोसाइटी की स्थापना की। सत्यजीत रे द्वारा जो है अपूर्व संसार फिल्म 1959 ईस्वी में बनाई गई थी। सत्यजीत रे ने अपराजिता, ठीक है, जलसाधर अभियान, पाथेर पंचाली जैसी जो है कालजयी फिल्म का निर्माण किया। सत्यजीत रे ने 1992 ईस्वी में विशेष ऑस्कर जीवन भर की जो उपलब्धि के लिए दिया गया। फिर है कि भारत में फिल्म जगत के जनक दादा साहब फाल्के थे। 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म दादा साहब फाल्के द्वारा बनाया गया जो मुख्य फिल्म है। और भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनाई गई। भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म किसान कन्या है। नेक्स्ट 16 देखिए, यहाँ पे कहता है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? 16 का डी ऑप्शन, फ्यूज। तो देखिए, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण जो है फ्यूज कहलाता है। विद्युत फ्यूज जो है सीसा 37% तथा टीन 63% का बना एक मिश्र धातु है। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होता है। विद्युत फ्यूज को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में समूहित की जाती है। MCB का पूर्ण रूप होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और MCCB का पूर्ण रूप होता है मोल्डेड केस सर्किट, ठीक है, ब्रेकर। और उसके बाद देखिए RCCB का जो पूर्ण रूप होता है ये होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और ELCB का पूर्ण रूप होता है अर्थ, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। 17 है संख्या। 216 को कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? तो 21600 इसका गुणनखंड जो है, इसका जो है आप करेंगे तो 2 से, ठीक है, 2 से करिएगा तो ये हो जाएगा 2 का 2 0 2 8 16 2 से 2 5 10 2 चौका 8 2 से 27, फिर 3 से 3 नामा 27, 3 से 300, फिर 3 से तो 100, फिर 10 से 10, ठीक है। तो यहाँ पे कर रहा है जो है ताप जो है, तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे जो है 3 2 और 10, तो 1 2 आए, कितना हो गया? तो 3। तो 17 का यहाँ पे यदि देखेंगे तो यहाँ पे कर रहा है कि इतना का गुणनखंड, ठीक है, जो है इतना के गुणनखंड जो है पूर्ण वर्ग, ठीक है। इतना के गुणनखंड की यदि बात करें तो इसके कौन कौन से गुणनखंड हो सकता है? तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1
ठीक है, 149, 149 16 होगा, 25 होगा, ठीक है 25 होगा, उसके बाद 36 होगा, 100 होगा। ठीक है, और कितना कितना होगा तो 144 भी, 144, 225, 400, ठीक है 225, 400, 900 और 3600। तो 3600 तो देखिए आता है इतना के गुणनखंड पूर्ण वर्ग की संख्या कितना है 12, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, सी ऑप्शन 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जो है जज दिवस और आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है। 27 अप्रैल को विश्व ग्राफिक्स दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। फिर भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, बी ऑप्शन 1953। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। फजल अली आयोग में हृदयनाथ जो है कुंजरू और के एस जो है पनिकर भी सदस्य थे। इस आयोग के द्वारा 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की। भारतीय संविधान का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ईस्वी में हुआ। 7वां संविधान संशोधन द्वारा 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया। पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 में लाया गया। 20 नंबर है कि छात्रों की एक पंक्ति में एक पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है, ए ऑप्शन 19। तो पंक्ति में छात्रों की संख्या, अब देखिए कहता है कि एक छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से, पंक्ति के दोनों छोर से जो है 10वें स्थान पर है। यानी इधर से 10वें स्थान पर है और इधर से भी 10वें स्थान पर है। इसका मतलब हुआ कि इसके पहले 9 और इसके पहले 9 आदमी, तो कितना होगा 9 9 18 और 1 19 आदमी, 19। ठीक है, तो टोटल 19 है। नेक्स्ट, फिर देखिए भारत में जो है राजनीतिक शब्दावली में आया राम, ठीक है राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई है, 21 का देखिए बी ऑप्शन गया लाल। तो देखिए भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की जो है अभिव्यक्ति गया लाल की व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई है। 1967 ईस्वी में हरियाणा विधानसभा के सदस्य हसनपुर आरक्षित से विधायक गया लाल के संदर्भ में ही भारतीय राजनीति में प्रचलित मुहावरे आया राम गया राम की शुरुआत हुई। हरियाणा में जो है भागवत दलाल शर्मा ने 10 मार्च 1967 को मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली। 12 विधायकों के अलग होने के कारण जो है सरकार गिर गई। भागवत दयाल शर्मा के बाद जो है राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने। 9 घंटे के भीतर गया राम ने 2 बार पाला बदला और कांग्रेस में आई, फिर कांग्रेस छोड़ी और 15 दिन के बाद संयुक्त मोर्चा में चले गए। फिर है राव वीरेंद्र ने सर्वप्रथम जो है गया राम अब आया राम शब्द का प्रयोग किया। तत्कालीन गृह मंत्री वी चौहान ने बाद में संसद में इस वाक्यांश का इस्तेमाल राजनीतिक दल बदल के लिए जो है किया था। दल बदल कानून के द्वारा राजनीति में स्थिरता लाने के प्रयास किया गया। 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया जो दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर है कि एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था, डी ऑप्शन। तो विशालांध्र आंदोलन, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को विशालांध्र आंदोलन कहा जाता। तेलुगु भाषा क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग आज़ादी के बाद तीव्र गति से उठा। स्वतंत्रता के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आंध्र महासभा द्वारा तेलुगु क्षेत्र को मद्रास राज्य से अलग राज्य बनाने की मांग तीव्र हो गई। फिर श्री पोट्टी रामाल्लू के नेतृत्व में तीव्र गति से आंदोलन हुआ और आमरण जंक्शन के कारण 58 दिनों के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद
आंदोलन हिंसक हो गया। अंततः 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनाया गया। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश जो है राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग राज्य बना। तेलंगाना राज्य विकास को आधार बनाकर बनाया गया। श्री कृष्णा समिति के रिपोर्ट पर तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। फिर देखिए यहाँ पे कहता है वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। तो यहाँ पे 23 में देखिए तो 3 में से कम से कम एक छात्र द्वारा जो है ये एक छात्र द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो छात्रों की संख्या हिंदी में है 25। ठीक है, हिंदी में जो है कितना है 25। तो यहाँ पे देखिए कुल कितना है 72। तो कुल है 72 बट्टा। ठीक है, तो कहता वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। तो यहाँ पे देखिए तो 72/3 कितना होगा 24। ठीक है, 72/3 कितना होगा 24। तो हिंदी में छात्रों की संख्या 24 से अधिक है। हिंदी में छात्रों की संख्या 24 से अधिक है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता एक बस अपनी जो है समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती हैं। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में, दूसरे को 11 सेकंड में। बस की चाल तो यहाँ पे देखिए 24 का जो है तो माना कि जो है बस की चाल। ठीक है, एक बस अपनी समान दिशा में इतना किलोमीटर के चल रहे जो है 2 व्यक्तियों को पार करती हैं। तो माना बस की चाल यदि x है, ठीक है x है, तो दूरी क्या होगा, तो दूरी यदि बात करें समान दिशा में तो x - 3 × 10 होगा। फिर जो दूरी हो जाएगा ये x - 5 × 11, ये समीकरण 1। समीकरण 2 अब देखिए अब क्या कहता है ये 10 सेकंड में पहले वाले तो x - 3 ठीक है इंटू 10/60। ठीक है, 10 बट्टा क्या होगा 60 होगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा x - 5 × 11/60। ठीक है, और ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 25 किलोमीटर/आवर। तो बस की चाल जो कितना निकल गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम, सी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है। 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व मानवतावाद के प्रबल समर्थक थे। 1930 में CV रमन को भौतिक विज्ञान में जो है नोबेल अवार्ड दिया गया। 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल अवार्ड मिला। 1983 ईस्वी में S चंद्रशेखर को जो है भौतिक विज्ञान में नोबेल अवार्ड मिला। नेक्स्ट कहता है कि सभी कार्य 4 पहिया है। ठीक है, सभी कार्य 4 पहिया है। फिर कह रहा है कि सभी 4 पहिया वाहन है। सभी 4 पहिया क्या है वाहन है। आप देखिए निष्कर्ष सभी वाहन 4 पहिया, सभी वाहन 4 पहिया गलत, सभी कार्य वाहन है। सभी कार्य वाहन है तो ये 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो इसका राइट आंसर होगा बी। फिर है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए सी ऑप्शन अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली को इतिहास में अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। खलीफा जो है मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु होते थे और खलीफा मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को कहा गया। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन ने मिलकर जो ब्रिटिश सरकार को सशक्त चुनौती दी। गांधी जी इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के
अवसर के रूप में देखते थे। गांधी जी के प्रस्ताव पर डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल ब्रिटिश सरकार से मिला, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जून 1920 में खिलाफत कमेटी की सम्मेलन इलाहाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पे कहता है कि कौन सा शहर वहाँ स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। 28 का डी ऑप्शन, कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर वहाँ स्थित राज्य के लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग केंद्र है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कपास का जन्मभूमि भारत है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। गुजरात भारत में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सबसे अधिक सूती मिल मुंबई में स्थित है। भारत में आधुनिक तरह के प्रथम कारखाना बनाने का असफल प्रयास 1988 ईस्वी में जो है फोर्ट जो ग्लास्टर में किया गया था। भारत में जो है प्रथम सूती वस्त्र का प्रथम सफल कारखाना ये कवासजी डाबर द्वारा 1854 में बॉम्बे में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 है कि एक्स स्क्वायर माइनस यानी 10 बराबर 0, तो कहता 10 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो x से भाग दीजिएगा तो होगा x माइनस 4 प्लस 1 बाई एक्स बराबर 0। ठीक, यानी x प्लस 1 बाई एक्स बराबर होगा 4। ये हो गया 4। अब यदि 4 हो गया तो यहाँ से आप क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, दोनों ओर स्क्वायर कर लीजिए, या नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर माइनस 2। तो 16 माइनस 2 कितना होगा 14। सी ऑप्शन। 29 का होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 नंबर है कि एक छात्र को जो है मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, वो 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। अब यदि देखिए 30 का जो होगा, अब मान लेते हैं कि कुल अंक यदि x है, माना कुल अंक x, तो x का देखिए 20% से फेल हो गया, तो मान लीजिए 20% जो है सो फेल हो गया, तो x का 20% निकाल लीजिए, बराबर होगा। अब x का जो है उसको 20% x का कहता है कि उसे जो है 10% अंक मिले हैं। ठीक है, तो x का 10% और 20 अंक से फेल हो गया, अगर इसमें 20 ऐड कर दें तो पास हो जाएगा। क्या समझे। ठीक है, तो 20 ऐड कर दे तो ये पास हो जाएगा। अब देखिए एक मनोविज्ञान में उन्हें जो है 20% अंक चाहिए, तो x इंटू 20%। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये इधर आएगा, तो कितना होगा 10x% बराबर 20। ठीक है, 10x% बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 32 हटाएंगे, बट्टा में 100 करेंगे, 1 0 से 1 0, x का मान आएगा 200। x का मान कितना आएगा 200। तो कहता आवश्यक अंक होगा 200 का 20%, यानी 40। बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक बारंबारता बटन में एक कक्षा का माध्यमान जो है 12 है और इसका विस्तार 6 है। ठीक है, तो कहता कक्षा की निम्नतर सीमा ज्ञात करें। ठीक है, कक्षा की निम्नतर सीमा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो कक्षा का निम्नतर सीमा जो होगा, निम्नतर सीमा क्या होगा, तो मध्यमान माइनस जो है विस्तार बाई 2। ठीक है, मध्यमान माइनस विस्तार बट्टा में 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा निम्नतर सीमा होगा मध्यमान माइनस विस्तार बाई 2। तो मध्यमान है 12 माइनस विस्तार है 6/2, यानी 12 माइनस 3 कितना होगा 9। नेक्स्ट देखिए 32। यहाँ पे क्या होगा, तो दशमलव कैंसिल होगा, ये 19 का स्क्वायर 361 और ये कितना होता है 32 का स्क्वायर 224, 19/32। फिर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। 33 का डी ऑप्शन, कर। तो कर जो है पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। कर यानी टैक्स राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। ठीक है, भारत सरकार के आय का प्रमुख स्रोत वर्तमान में निगम कर है। उदारीकरण के बाद भारत में पूंजी बाजार में विस्तार हुआ है।
नेक्स्ट है कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, बी ऑप्शन। तो प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, ठीक है, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बार कोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर। और कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस के जो है उदाहरण है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉट, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, ठीक है, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर आदि। नेक्स्ट फिर है कि यहाँ पे जो है कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जो है जाना जाता है 35 का सी, औसत लागत। तो कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को औसत लागत के रूप में जाना जाता है। औसत स्थिर लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत बटा उत्पादन की इकाई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 2/5 इतना, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 70 दूनी 140 प्लस 2 0 2 0 कट जाएगा, बट्टा में 100 करेंगे 25 या 75, 5 7 11 200 कितना होगा, ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब यदि देखें 37 का यदि देखिएगा तो आर को लिखा गया है टी प्लस का 2, ई को लिखा गया है जी प्लस का 2, यानी यहाँ प्लस 2 कीजिएगा तो डी ई एफ, ई में प्लस 2 कीजिएगा तो ई एफ जी, एल में प्लस 2 कीजिएगा तो एल एम एन, तो एफ जी एन। ठीक है, एफ जी एन यानी 2, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 38 नंबर देखिए, 38 में यदि देखें तो 243 243 यहाँ पे 222, तो यहाँ पे 317 माइनस 243 करिएगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा 74, 74 का 3 गुना कर दिया गया है। इसी प्रकार 621 में से 548 घटाएंगे, 11 में से हट गया 3, 11 में से 7 गया 4, इसका तिगुना कर दीजिए 3 3 9 7 21। ठीक है, तो 2 बी ऑप्शन। नेक्स्ट औपनिवेशिक शासन की स्थापना जो है सबसे पहले हुई थी, तो 39 का बी ऑप्शन बंगाल में। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले बंगाल में किया गया था। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध से भारत में अंग्रेजों का विजय जो है अभियान शुरू हुआ। भारत में प्रथम बार राजनीतिक हस्तक्षेप जो है डुप्ले द्वारा कर्नाटक में किया गया। डुप्ले ने भारतीय शासकों के कमजोरी का लाभ उठाकर फ्रांसीसी राज्य स्थापित करने का जो है सपना सर्वप्रथम देखा था। अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध 1757, बेदरा का युद्ध 1759, वांडीवास का युद्ध 1760, बक्सर का युद्ध 1764 में विजय प्राप्त कर भारत में अपनी सत्ता मजबूत कर लिया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला और मीर कासिम के संयुक्त सेना को पराजित कर अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया। 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि के द्वारा क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त किया। नेक्स्ट 40 है कि तमिल नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन। तो वरुसा पिरापू। ठीक है, तमिलनाडु के नववर्ष को जो है वरुसा पिरापू के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में जो पुत्रांडु जिसे पुरुषम या तमिल नववर्ष भी कहा जाता है, तमिल कैलेंडर के वर्ष का पहला दिन है। तमिलनाडु में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल या उसके आसपास नववर्ष मनाया जाता है। तमिलनाडु में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल या उसके आसपास नववर्ष मनाया जाता है। केरल में नए साल की विशु नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में नववर्ष को उगादि नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में नववर्ष को विष्णु संक्रांति के नाम से जाना जाता है। असम राज्य में बिहू जो है बिहू नाम से नववर्ष को जाना जाता है। फिर है कि पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, सी ऑप्शन चेन्नई बंदरगाह। तो पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रायद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में अवस्थित है। कांडला पोर्ट गुजरात में अवस्थित ज्वारीय तरंग है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है। भारत का सबसे विस्तृत जो प्रांगण वाला बंदरगाह कोच्चिन है। ठीक है, भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। महाराष्ट्र में जो है भारत का 76,200 करोड़ रुपए से अधिक राशि से जो है वधावन बंदरगाह विकसित कर रही हैं। फिर बड़े बंदरगाह जो है संघ का विषय है। फिर 42 नंबर है कि 2 भारों 27 और इतना का अनुपात, तो 27
kg, यानी 1000 ग्राम 27 kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे और 108 ग्राम, ये हो जाएगा 250:1, यानी बी ऑप्शन। फिर है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना इतना में विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल, तो 12, 21 और 35 का लॉसो लेंगे। ठीक है, 12, 21 और 35 का लॉसो लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 12, 21, 35 का लॉसो आएगा 420। अब देखिए, अब हमको 6 जो है शेषफल प्राप्त करना है तो इसमें 6 ऐड करना होगा, 426 हो जाएगा, 426, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर है कि एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि द्वारा निवेश या नए पूंजी निर्माण मापी जाती है जिसे खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है। 44 का सी ऑप्शन, यानी शुद्ध निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए कि सकल निवेश से मूल्य ह्रास को घटाने से शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। निवेश किसी उत्पादन के लिए अनिवार्य है, निवेश से पूंजी निर्माण होती है। ठीक है, जीडीपी में किसी देश के अंदर कुल आय को रखा जाता है जिसमें विदेशी प्राप्त आय जो देश के लिए अंदर प्राप्त किया जाए, ठीक है, उसे भी जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फलक दिया गया, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा दृश्यमान फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये होगा BCFG। ठीक है, यदि इसका नाम रख दे AB, ठीक है, ABCD ABCDEF GH, ठीक है, GHIJ K और L। ठीक है, तो यहाँ पे BCFG ये BCFG, तो इसका प्लस CDEF प्लस CD और EF CD और EF। ठीक है, CDEF ये वाला CDEF, तो यहाँ पे BCFG प्लस CDEF प्लस हो जाएगा GHEF। ठीक है, फिर हो जाएगा आपको GHEF, उसके बाद LKJ प्लस में GHIJ और प्लस में हो जाएगा आपको ABI और J। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20×8। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, तो ये हो जाएगा BCFG का 20×8, ठीक है, LB इंटू BH प्लस HL, ठीक है, प्लस HL, फिर प्लस जो हो जाएगा, अब हो जाएगा आपको CDEF का, तो लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, फिर आपको निकालना होगा, फिर आगे जो निकालेंगे तो 160 बराबर में देखिए, तो बराबर में हो जाएगा 160, ठीक है, बराबर 160 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 49, यानी ये हो जाएगा 384। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 384। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 384, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 46 है कि भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किसी मशीनों और जो औद्योगिकीय का जो है बहिर्मामंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक जो है माना गया था। सी ऑप्शन चरखा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखा मशीनों और प्रौद्योगिकी का महामंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक जो है माना गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चरखा एक महत्वपूर्ण संगठक अवयव है। गांधी जी चरखा के द्वारा जहां आर्थिक लाभ, रोजगार, स्वदेशी और आत्मबल प्राप्त करने का माध्यम बनाना चाहते थे और सहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यों में एक चरखा को बांटना था। कांग्रेस नेताओं को खादी कपड़ा पहनना अनिवार्य कर दिया। चरखा का प्रथम बार भारत में जो उल्लेख फतुहात
सलातनी पुस्तक से मिलता है। नेक्स्ट, अब देखिए 47 का यदि देखें तो 47 का जो है देखिए 32 और 13 को छोड़कर अन्य सभी 3 से विभाजित है। 32 और 13 को छोड़कर अन्य सभी 3 से विभाजित है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 48 का बी ऑप्शन, महात्मा गांधी। तो देखिए लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। प्रथम सम्मेलन 1930 में जो आयोजित हुआ, जिससे कांग्रेस में कोई प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। ठीक है, 1931 में। फिर है सांप्रदायिक विषय पर मतभेद होने के कारण गांधी जी बीच में ही सम्मेलन छोड़कर भारत आ गए। 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए निर्वाचित मंडल की घोषणा की। गांधी जी ने इसके विरुद्ध में यरवदा जेल में आमरण अनशन रखा। 24 सितंबर 1932 को गांधी अम्बेडकर समझौता के द्वारा दलितों के अलग निर्वाचन मंडल को रद्द कर दिया गया। दलितों को गांधी जी ने अधिक स्थान आरक्षित किया। 49 नंबर देखिए, फिर है कि यहाँ पे जो है कह रहा कि आर्य सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होता है, सर्वोत्तम ढंग से। तो इसको यदि हम डॉक्टर लें, डॉक्टर, आदमी और छात्र, ठीक, डॉक्टर, आदमी और छात्र। तो देखिए यहाँ पे सी विकल्प ले लीजिए, डॉक्टर, आदमी और छात्र। 50 नंबर है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन, इंटेलिजेंस कोशेंट। तो इंटेलिजेंस कोशेंट कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता है गति, स्वचालित, त्रुटि रहित कार्य, अस्थायी भंडारण क्षमता, विशाल भंडारण क्षमता, भंडारित सूचनाओं को तीव्र गति प्राप्त करना, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, विविधता, पुनरावृत्ति, स्फूर्ति, गोपनीयता, कार्य की जो एकरूपता, विश्वसनीयता एवं कागज के प्रयोग में कमी। कंप्यूटर संगणक के निम्नलिखित 4 भाग हैं। पहला होता है निविष्ट युक्ति, संसाधन युक्ति, निर्गम युक्ति और भंडारण युक्ति। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर